बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। छोटी चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। भूरा जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या बात है सोनबरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद। कव्वे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सुंदरी कव्वी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन भूरा कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। सुंदरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। भूरा जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाच। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर सुंदरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो छोटी के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत भूरा के पास आती है और कौवे से अरे वाह सुंदरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। छोटी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा छोटी के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर छोटी चिड़िया अपना घर का दरवाजा खोलती है, तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ भूरा, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे? वो छोटी बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं भूरा, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे भूरा कौवा छोटी चिड़िया को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से सुंदरी कव्वी छोटी चिड़िया के सारे सेब चुराकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद भूरा भी वहां से आ जाता है। बेचारी छोटी चिड़िया अपने सेब खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके सेब नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी सेब की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे सेब खाकर मजा ही आ गया। भूरा, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे। फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। कल तो मेरे सेब किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से अंगूर खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद कर। फिर छोटी चिड़िया अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे अंगूर खाने लगती है। फिर छोटी चिड़िया अपने अंगूर खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। फिर सुंदरी कव्वी भूरा को अपना सारा प्लान भूरा चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ भूरा भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के अनाज बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी। भूरा भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है आगे के दिनों के लिए। क्या करोगी अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो? जाओ जाकर फिर छोटी चिड़िया को भूरा की बात ठीक लगती है। वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से सुंदरी कौवी चिड़िया के घर आती है। रानी, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद कर। ये सुनकर रानी इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर सुंदरी कवि जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहां से भाग जाती। छोटी, माला और सूदरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत आया है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन छोटी, सूदरी और माला किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। सूदरी कौवी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई सूदरी कौवे का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सूदरी कौवी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो फिर से खटखट। फिर सूदरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सूदरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है।
लेकिन उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सूदरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सूदरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। मेरे घर कोई जरूर भूत आया होगा। उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। उसकी बातें सुनकर छोटी चिड़िया और माला दोनों बहुत हंसने लगते हैं। सुंदरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो भूत आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा तब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर सुंदरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। माला कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता। इस समय मेरा दरवाजा कोई खटखटा रहा है, मुझे खोलकर देखना होगा। माला अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। माला फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। माला दरवाजा खोलकर देखती है तो तभी उसको एक भूत का बच्चा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। कोई भूत रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाता है, मगर कौन है वो? किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रहा? माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। छोटू बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ छोटू बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही माला अपने दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। हाँ दोस्त, वो एक भूत का बच्चा है। वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। वो ये क्या चाहता है? अरे माला, मैंने तो अभी तक उस भूत को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? अगर ये सब सच है तो वो भूत आज रात मेरे घर आ सकता है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों छोटी के घर भूत के आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही छोटी चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। छोटी धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक भूत का बच्चा उनका दरवाजा खटखटा रहा है। दरअसल वो भूत बच्चों को लेने के लिए वहां आया था। सभी एक एक करके उस खिड़की से भूत को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भूत कभी नहीं आए। फिर वो सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। भूत को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहां से भाग जाता है और फिर कभी लौटकर वहां नहीं आता है। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी के दोनों दोस्त माला और सुंदरी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में आपस में सब पक्षियां मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड की वजह से सारे पक्षियां बाहर निकलने से बहुत कतराते थे। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस ठंड के वजह से चिड़िया के बच्चे भी बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते। मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। मम्मा, आप कहाँ पर जा रहे हो मम्मा? हाँ रानी बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। रानी बेटा, आप घर पर ही रहना, कहीं पर भी बाहर मत जाना। शाम तक मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। रानी अपने घर पर ही सो जाती है और छोटी चिड़िया काम करने के लिए खेत पर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में गोरी कौवी दिखाई देती है और वो उससे कहती, गोरी बहन, इस ठंड की वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए। छोटी बहन, आप भी इतनी सुबह सुबह खेत पर जा रही हो क्या, इतनी ठंड में? हाँ गोरी, क्योंकि जल्दी गए तो शाम होने से पहले ही घर पर जल्दी आ सकते हैं ना। हाँ छोटी, तुमने ठीक कहा। शाम होते ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। चलो जल्दी काम पर जाते। इस तरह वो दोनों बातें करते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। तभी माला चील भी काम करने के लिए वहां पर आती है। सारे पक्षी भी ठंड में ठिठुरते हुए अपना काम कर रहे थे। जैसे तैसे शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपने घर पर आने के लिए वापस निकलने लगते हैं। तभी छोटी चिड़िया कहती है, हम सब लोग ऐसे मिलकर कितने दिन हो गए? हाँ छोटी, तुम ठीक कह रही हो।
इस ठंड के वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खेलने के लिए। मेरा बेटा जग्गू भी बहुत जिद कर रहा है घर में बैठे हुए। तुम ठीक कह रही हो, मैं घर जाकर जग्गू को भी लेकर आती हूँ। चील अब आते आते हरियाली बहन को भी लेकर आ। फिर वो पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाले भूत को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर भटक रहा था। रानी बेटी, क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों? मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। हाँ रानी बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है। तुम बहुत दिनों से ठंड के वजह से बाहर नहीं जा रही हो ना, इसलिए मैंने बुलाया है। मम्मा, जग्गू कौवा भी गोरी मासी हमारे घर पर आ रहे हैं। ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर आराम से खेलने लगते हैं और पक्षियां भी साथ में बैठकर आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अगर थोड़ी और देर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा दूर जंगल की ओर जाता हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी दिखेगा तो उसे सताऊंगा और मार के खा। ऐसा सोचकर वो पक्षियों के घर की तरफ आता है। छोटी चिड़िया के घर पर सारे पक्षियां आने लगते हैं। ये सब देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर आकर ऐसे ही सब लोग खुशी से बातें कर रहे थे। तभी वो भूत भटकते भटकते पक्षियों के घर के पास आ जाता है। सीधा छोटी के घर के पास आता है और वो छोटी का दरवाजा खटखटाने लगता है। छोटी बहन, कौन है वो? कौन? इतनी रात को तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो रोने की आवाज किसकी है? वो रोने की आवाज किसकी है? मुझे पता नहीं दोस्तों, इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है और बाहर कौन रो रहा है। रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन। रुक जाओ रानू बहन, तुम बाहर मत जाना। मुझे तो लगता है कोई भूत आई हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, जाकर खिड़की में से देखते हैं वो बाहर कौन है। वो सब पक्षियां जाकर खिड़की में से बाहर देखने लगते हैं। वो सब पक्षियां उसे भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल के जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ये घर को ही तोड़ दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। अरे छोटी बहन, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर। अरे दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। मेरे घर के पीछे एक रास्ता है, वहां से बाहर भाग जाते हैं। पर छोटी, हम भागकर कहाँ जाएंगे? मेरे घर चलते हैं दोस्तों। सब पक्षियां घर के पीछे से अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और वो सीधा चील के घर जाने लगते हैं। तभी वो उस भूत उन पक्षियां को देख लेती है। भाग रहे हो? भागो भागो। वे सब पक्षियां मिलकर चील के घर चले जाते हैं और चील के घर में आग जलाकर डरे हुए बैठे थे। तभी उस भूत चील के घर आने लगता है। अरे छोटी बहन, मुझे तो लगता है कि वो भूत यहाँ पर भी आ जाएगा। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि वहां पर भी भूत आ जाता है और उस घर के गोल गोल घूमने लगता है और उन सब पक्षियां को खिड़की में से देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो भूत कहता है, मुझसे तो तुम सब बच नहीं पा। बच्चे तो डर से कांपने लगते हैं। और तभी रानू चिड़िया कहती है। फिर वो सब पक्षियां उड़ते उड़ते सीधे मंदिर जाते हैं और जाकर सीधा पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो भूत वहां से भाग जाते। रामपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। फरवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो कहर सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। रामू के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सुमान, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छिपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है।
तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ रामलाल की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सुमन, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सुमन, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। अनु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 4 ही रोटी बन पाई हैं। 2 रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को 1-1 रोटी खिला दूंगी। नहीं सुमन, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता हूँगा। तुम 4 रोटी बच्चों को खिला देना। सुमन को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। रामू घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। रामू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। रामू ठंड के मारे कपकपाने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। रामू एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। रामपुर गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम में सभी को मुश्किल में डाल दिया था। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अपने आप को संभालता हुआ रामू कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना रामू के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर रामू ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद रामू को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रामू का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए हैं। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या रामू, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक। आगे से चाय कभी नहीं। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा रामू सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? चल निकल जा यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे मुफ्त खोरों के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहाँ से। मालिक नीरज सेठ रामू को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर रामू बहुत दुखी था। रामू ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने सुमन को जब राशन दिया, तब सुमन ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? रामू ने सुमन को सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सुमन, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या?
आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। रामू बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सुमन जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना, रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामू बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहाँ से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गया हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है काका जी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। रामू सामान उठाता है और काका के साथ चल पड़ता है। ए लो काका, आ गया तुम्हारा घर। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी चमेली है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गया था। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा काका, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी चमेली को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ा हो चुकी हूँ, मैं चमेली का ढंग से ख्याल नहीं रखता था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चमेली का ख्याल रखो। ठीक है काका, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो आज से मैं आपकी चमेली का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो तुम्हें ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है काका, जैसा आप कहो, मैं आपकी चमेली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रामू चमेली को लेकर घर आ जाता है। जब सुमन ने रामू को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे ये किसकी गाय ले आए आप? रामू सुमन को सारी बात बता देता है। बस इस तरह काका ने इस चमेली को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सुमन, रात तो होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि चमेली के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर चमेली को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से चमेली के लिए कुछ खाने को ले आएं। रामू जंगल की ओर निकल जाता है। वहां से ढेर सारी हरी हरी घास लाता है। रात को जब दूध निकल के लाता है तब सुमन कहती है, इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गरम दूध पी करके सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। इस तरह रामू का परिवार उस दिन चमेली के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे चाय का दुकान लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास दुकान लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक दुकान लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, अनिल सेठ से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है सुमन। मैं आज ही जाके अनिल सेठ से कुछ उधार की बात करता हूँ।
मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है रामू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूं, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा।